नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वो सोशलिस्ट पार्टी से आरजेडी में रहे। मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं क्योंकि पीपी सिंह के बाद वो पहले सवर्ण नेता हैं जिनको सवर्ण बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं, क्योंकि वो लगातार आरजेडी में रहे और सोशलिज्म की बात करती रही। मैं उन्हीं के जिला का हूं, बचपन से उनको देखा है, समझा है और उनकी बातों में कभी द्व्यर्थ ही नहीं होता था। लेकिन उनकी कोरोना से मौत हुई है, कोरोना की वजह से पीड़ित हुए। पटना में इलाज चला, फिर दिल्ली तक का सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन वो बच न सके। स्वामी अग्निवेश जो भगवा पहनते थे और लगातार कर्मकांड के खिलाफ बोलते थे, उनका भी निधन हो चुका है। वो भी कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है, वो भी नहीं रहे। अमित शाह लगातार अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इसी की आड़ में है कि क्या इस देश में, मैं इसलिए सब नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जब लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं, भुखमरी की शिकार हो रहे हैं, तो हम राजनीति किस पर कर रहे हैं। सोचिए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा, जिनके बहुत सारे फैसले सवालों के घेरे में रहे हैं, उन्होंने 48,000 झुग्गी तोड़ने के आदेश दिए हैं दिल्ली में। वो लोग जो दिल्ली में, वो पूरा आप इलाका देखिएगा जो कॉरिडोर पे बसा हुआ है, उन्हीं से आपकी सब्जी चलती है, उन्हीं से आपके मिल चलती है, उन्हीं झुग्गियों में रहने वाले आपके लिए बेड बनाते हैं, उन्हीं झुग्गियों में रहने वाले आपके लिए सब्जी बेचते हैं, उन्हीं झुग्गियों में रहने वाले आपकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हीं झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं से आपका घर चलता है। आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। एक गाना आया है, मनोज बाजपेयी ने उसे एक्टिंग की है, अनुभव ने उसको फिल्माया है और डॉक्टर सागर ने उसको लिखा है। आप उसको सुनिएगा कि ये लोग जो इन झुग्गियों में हैं, उनसे आपकी जिंदगी चल रही है। काश अगर इनके पास दो वक्त की रोटी होती, अच्छा आसरा होता, तो ये आज इस तरह की हालत में नहीं होते। आप सोचिए, पूरी दुनिया में गरीबी थी, लाचारी थी, बेबसी थी, स्लेवरी थी। अमेरिका में अश्वेत लोग, वहां एक कुत्ता को, आपका कुत्ता घुमाने वाला भी कार से आता है, टॉयलेट क्लीनर भी बहुत पैसे लेता है, सफाई करने वाला भी। ये जो कंगना रनावत की क्वीन देखिएगा, उसमें जो बार गर्ल हैं, जो होटल में अटेंडेंट की काम करती हैं, वो कितनी स्टाइलिश लाइफ जीती हैं। और ये सच्चाई है। सिर्फ भारत में चूंकि जाति की वजह से काम तय किया गया, जो बढ़ई है, जो लोहार है, जो कारपेंटर है, जो सफाई कर्मचारी है, जो जूते गांठता है, इन सबको, जो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, उनको बिल्कुल पैसे नहीं दिए जाते। उनको गरीब बना के रखा जाता है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहे और इनको सस्ता मजदूर मिले। भारत में जो खासकर जो जातिवादी लोग हैं, वो इसलिए अमीर दिखते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे को गरीब रखा है। एक लाइन कोट करूंगा, मुझे घुटनों पर रख के तुम लंबा दिखते हो। उसके जितना आप पारिश्रमिक अपना लेते हैं, जितना आप अपनी पूंजी पर परिश्रम कमाते हैं, फायदा कमाते हैं, जिस दिन आपने इन मैन्युफैक्चरर्स को दिया ना, उस दिन इस देश की दशा बदल जाएगी। अब सोचिए, वो 48 लाख लोग, कोरोना जैसी महामारी है, अस्पतालों में बेतरतीब तरीके से लोग घूम रहे हैं। शुक्रिया दिल्ली सरकार, शुक्रिया एमसीडी का फोन आ रहा है, कम से कम मुझे फोन आया है 2 बार। एक ऑक्सीमीटर मिली है, एक एमसीडी का फोन आया था, वो छिड़काव करके गए हैं घर में, पता नहीं वो पानी है क्या है, ऐसा कुछ पता नहीं चला, बट एटलीस्ट फोन आ रहा है। लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। जिस समय भी आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है, उसके बाद बेड की कमी होती है। अगर आपको पहले से कोई समस्या है, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो दिल के मरीज हो या डायबिटिक हो आप, तो आपके लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाती है। इसलिए कोरोना को बिल्कुल स्लाइटली में मत लीजिए। लेकिन सोचिए, अमित शाह बार बार एम्स जाते हैं, आते हैं, एम्स जाते हैं, कितने % लोगों को ये मयसर है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो लोग 20-20 दिन क्वारंटाइन रहते हैं, क्या सरकार उनके घरों में कुछ खाना मुहैया करा पाती है, कुछ सब्जियां भेज पाती है, कुछ दवाई के खर्चे भेज पाती है? क्योंकि उसके दौरान इस देश में अमूमन एक फैमिली, जो शहरों में रहते हैं, उनकी फैमिली में 1 या 2 कमाने वाले होते हैं और परिवार थम सा जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में उमड़ती घुमड़ती रहती है।
और जो टीवी अखबार है, आप पूरी दुनिया की अभी मैं खबरें देख रहा हूँ, हर जगह कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लाचारी, बेरोजगारी की खबरें है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ इन खबरों से अलग तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो सोचिए, दो बड़े शख्सियतों की मौत हुई है। बहुजन समाज के ने भी अपने कई बड़े शख्सियतों को खोया है, जो सम्यक प्रकाशन के थे। स्वरूप बौद्ध साहब, उनका परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद अंबेडकर इन इंडिया के जो संपादक थे, उनका परिनिर्वाण हो गया। पॉलिटिकल लॉ का निधन हो रहा है। लेकिन सरकार को कोई सफाई नहीं देनी, सरकार सफाई नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से बहुत अभी भी व्यवस्था लचर है। और खासकर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर आप में कोई इस तरह के लक्षण नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई पहले से प्रॉब्लम है और आप किसी मुश्किल में फंसते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है इस देश में। आप सोचिए कि 48,000 झुग्गी वालों का क्या होगा, जिनके झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे अभी। और मीडिया को से सवाल पूछना चाहिए। किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, सुने कि ऐसे बिल आएंगे कि अब किसान का फसल जो है वो सीधे व्यापारी खरीदेगा, उसको मंडी भी ले जाने की जरूरत नहीं है। जो न्यूनतम मूल्य है, जो अधिकतम मूल्य है, वो भी देने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। यूपी सरकार कह रही है कि अगर आपकी नौकरी लगी तो आपको 5 साल तक ट्रायल बेसिस पे रखा जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है। सरकार कह रही है कि हम आपको 5 साल का प्रोविजन पीरियड पर रखेंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हो रही है। 50 साल से बाकी के लोग को नौकरी से निकाला जाएगा। मतलब कोरोना में ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जहां लोगों को मजबूत करना चाहिए सरकार को। उनकी रोजी रोटी, लोग ऐसे ही दहशत में है, डर में है, बीमारी है, मर रहे हैं, लोग मजबूर हैं, अकाल के मौत के मुंह में समा रहे हैं और इस तरह के फैसले आ रहे हैं। मतलब किसके लिए आप देश चलाना चाहते हैं? किस राष्ट्र की बात करते हैं आप, जब आप अपने ही लोग के साथ खड़े नहीं, अपने ही लोग की तकलीफों में आप शामिल नहीं हैं। मुझे पता है ये किन लोग की साजिश है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी के लिए वही राष्ट्रवाद है, उसकी जीत, उसकी हार राष्ट्रवाद है, उसकी पॉलिटिकल एजेंडा राष्ट्रवाद है, उसकी पार्टी राष्ट्रवाद है, क्योंकि वो सत्ता में है। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। सोचिए, सोनिया गांधी खुद अमेरिका जाके इलाज करवाती हैं। कितने लोगों के पास ये मयस्सर है। तो अमित शाह मेदांता जाते हैं, एम्स जाते हैं, आपको आपके सहारे छोड़ दिया गया है। आपकी सूद लेने वाला कोई नहीं। इस देश के जो हुक्मरान हैं वो इतने निष्क्रिय हैं। झारखंड में सरेआम एक पत्रकार को मारा जाता है। अब सुना है कि जो टीआई है वो सस्पेंड हुआ है। तो इतनी हिम्मत कैसे आती है? किसानों को जिस तरह से हरियाणा में मारा गया है, उतनी हिम्मत कहाँ से आती है? तो ये वो बड़ी खबरें हैं जिस पर बात होनी चाहिए, रोजी रोटी, आर्थिक व्यवस्था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार इस देश में नौटंकी चल रही है, ड्रामे चल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है कंगना रनौत के छज्जा ढहाने से, घर का हिस्सा तोड़ने से, वो 48,000 झुग्गियों पे नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए, टीवी के जरिए आपको सिर्फ मनोरंजन परोसा जा रहा है। देश की हालत सचमुच बहुत खराब है। लोग महामारी से जूझ रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। लेकिन सरकार इन सब से अलग, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। सोचिए, 6 महीने का लगभग समय होने वाला है। कई सारे अस्पताल खड़े किए जा सकते थे। अगर मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, लेस देन 2% है। जो हाईली इन्फेक्टेड लोग हैं उनको ऑक्सीजन देके, वेंटिलेटर देके बचाया जा सकता है। जो बुजुर्ग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनको बचाया जा सकता है। लेकिन पिछले 6 महीने में केंद्रीय एक भी अस्पताल खुलने के कहीं से कोई प्रूफ नहीं है। दिल्ली सरकार ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया है, बिहार में सुने हैं। तो ये समझना चाहिए किस तरह से इन्होंने शुरुआत में लॉकडाउन कर दिया। अब आज भी 97,000 मरीज आए हैं। सोचिए, एक महिला थी योगिता बयाना, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारे वीडियोस डाले थे, लोगों की मदद कर रही थी। वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो सबको पॉजिटिव होना है, क्योंकि अब सोचिए, सरकार के पास बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है, आपको कहती है घर में क्वारंटाइन रखिए। सोचिए, जिन 5 लोग का परिवार है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक कमरे में, 2 कमरे में अपना जीवन काटते हैं, उनका क्या होगा?
उनको भी घर में रहना पड़ेगा, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं किसी कीमत पर अस्पताल मत जाइए, इतना भरोसा है, मुझे बहुत भरोसा है सरकारी अस्पतालों पर। तो जो रोजी रोजगार मुद्दे की बात है वो खत्म हो गई है, आपको दूसरे तरीके की राजनीति में फंसा दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, राष्ट्रवाद, रोजगार की बातें नहीं हो रही। अभी एक ओबीसी का लड़का पटेल, उसने सुसाइड कर लिया। वो नौकरी की तैयारी करते थे, लेकिन उनको पिछले 5-6 साल से वैकेंसियां नहीं निकल रही है। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तमाम कंपनियां बेची जा रही, 26 कंपनियों से ज़्यादा बेची जा रही है। उसके बाद मतलब आप क्या करेंगे इस दौर में? आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। भूख ही आपका मेन एजेंडा है, भूख ही आपका विकास है। और जो लोग सत्ताएं बैठे हुए हैं वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, वो बात करना नहीं चाहते। सोचिए कोरोना है और उसमें यूपी में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, थर्मामीटर खरीदने से लेके, ऑक्सीमीटर खरीदने से लेके। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे, जो लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कह रहे थे, जो लोग लोकायुक्त की बात कर रहे थे, मैं किसी पार्टी को मतलब सोचिए इस दौर में भी जैसे आपने हुक्मरान चुने हैं, अगर वो सेंसिटिव नहीं है। शुक्रिया अरविंद केजरीवाल, शुक्रिया हेमंत सोरेन कि आप इतने सेंसिटिव हैं कि आपने लोगों की बढ़ चढ़ के मदद की है। दिल्ली में भी लगभग दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं कुछ अच्छा है, कम से कम वो फ़ोन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ऑक्सीमीटर दे रहे हैं वो। लेकिन हालत बहुत ख़राब है, बहुत व्यवस्था ख़राब है। और टेलीविज़न अखबार को इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो आपके हक हकों की खबर नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि सरकार के पास कुछ है नहीं पॉजिटिव इवेंट मैनेजमेंट के अलावा। इस देश की अर्थव्यवस्था खराब है, प्रोडक्शन खराब है, किसानों की स्थिति खराब है। और सोचिए अंबानी के पैसे बढ़ रहे हैं, अडानी के पैसे बढ़ रहे हैं। सोचिए क्या चल रहा है इस देश में। सबसे ज्यादा पिछले 6 महीने में कास्ट एट्रोसिटी के मामले आए हैं, हत्याओं का दौर शुरू, जातिवाद अपने चरम पर है। कोरोना से बिल्कुल सावधान रहिए, बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने की जरूरत है। डॉक्टर्स की बात मानिए, किसी नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में मत पड़िए। वो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा मत कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर जो दवाई दे वो दवाई आप खाइए, डॉक्टर पर भरोसा रखिए। मुझे नहीं पता क्या होगा कल, लेकिन इतना पता है कि इतनी मौतों के बाद, 70,000 मौतों के बाद भी अगर आपकी सरकार नहीं सचेत रही है और वो चुनावी रैलियां कर रही है, वो चुनाव नहीं पोस्टपोन कर रही है, वो धार्मिक आयोजन जिससे उसको फायदा होता है उसको पोस्टपोन नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि सरकार को आपकी चिंता नहीं है, सरकार आपके जान से खेल रही है। और जो शुरुआती लॉकडाउन किए गए थे वो भी सब कुछ इतनी जल्दबाजी में था, कोई प्लानिंग नहीं थी, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। जिस रेशियो से कोरोना को बढ़ना है वो कोरोना बढ़ता रहा। जिन देशों ने प्लानिंग की है उन्होंने इससे निपटा है। ट्रंप साहब नहीं प्लानिंग कर पाए। जनसंख्या मत कहिएगा, चाइना के पास भी जनसंख्या है, कोरिया के पास भी जनसंख्या है, रूस के पास भी जनसंख्या है, जर्मनी के पास भी जनसंख्या। उन्होंने टेस्ट किया, लोगों को रोका, जो लोग इफेक्टेड थे उनको घर में रोका, उनको क्वारंटाइन किया, बैक्टीरिया को फैलने से रोका, चेन सिस्टम बनने से रोका। आपने तो ताली थाली बजवाई है, फूल बरसवाए हैं, इवेंट मैनेजमेंट किया। तो ट्रंप के लोग के भी यही हालत है, ब्राजील वाले भी यही हालत है, भारत की भी यही हालत है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये सब हालत है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सरकार ने आपको आपके हवाले छोड़ दिया है। और उन तमाम मुद्दों पर अपना सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट लिखिए जो लगता है सरोकार की बात है, जो जिसमें भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है। यूपी में सबसे बड़ा कोरोना स्कैम चल रहा है, लूट मचा रखी है। कौन लोग हैं ये बेशर्म लोग जो इस तरह की महामारी में भी लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं? सोचिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।